हाँ, नवाब मलिक के नैरेटिव पे कुछ कह रहे थे, बताएं। देखिए, नवाब, चूंकि जब हम चीजों को सोचते हैं ऊपर से टॉप डाउन मॉडल पे, तो ऐसा लगता है कि नवाब मलिक और दाऊद और हिंदुत्व वो तब होता है जब किसी भी चुनाव में, जैसे हरियाणा में लगा जवान पहलवान किसान एक नैरेटिव हो। महाराष्ट्र में तो वो नैरेटिव कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप मुझसे पूछे कि विदर्भ के आधार पे क्या महाराष्ट्र में कोई सेंट्रल नैरेटिव है क्या, मुझे नहीं लग रहा है। हर विधानसभा के अपनी नैरेटिव बिल्कुल, है, ये तो जो वहां पे लोकसभा चुनाव में जब मुद्दा उठा था कि यहाँ पे गद्दार का मुद्दा उठा था, 50 खोखे एकदम ओके, असली सेना नकली सेना जैसे जो बात उठी थी, वो धीरे धीरे वहाँ पे धूमिल होती जा रही है। अब ये राज्य के विधानसभा चुनाव आते आते, लेकिन आपने विदर्भ की एक बात बड़ी पते की कही, चूंकि आप विदर्भ में हैं, अब विदर्भ के जी स्थानीय नब्ज को आप पकड़ रहे हैं, आपने महसूस किया है। लेकिन विदर्भ में भाजपा और कांग्रेस की सीधी फाइट होती है, और पिछली जी बार का अनुभव ये है कि कांग्रेस वहां पे काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में थी तुलना जी करें भाजपा से। तो जी भावना शर्मा जी, क्या लगता है कि विदर्भ में आप लोग कमजोर पड़ रही हैं, क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल नहीं। विदर्भ में महाविकास आघाड़ी कांग्रेस की नेतृत्व में बहुत मजबूती से लड़ रही है, और विदर्भ से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत कर आएगी। आप ये देखिएगा, जैसा कि आपने लोकसभा चुनाव में देखा, हमारे मजबूत कैंडिडेट वहां लड़ रहे हैं। वहां एक लोकसभा का भी उपचुनाव है, सब सीटों पर कांग्रेस विजयी होने जा रही है, आप देखिए। बिल्कुल इनके इनका दावा है, हालांकि एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते दावा करना आपका बनता है। कार्तिकेय बत्रा, एक बात जो अभी कहा गया कि अब स्थानीय मुद्दे बहुत ज़्यादा हावी है, लगता है कि लोकल म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हो रहे हैं, ये आपको लगता है कि जो लोकसभा चुनाव में जो मोमेंटम बना था वो मोमेंटम अब खत्म हो गया, अब नए सिरे से वहाँ पर समीकरण बनते जा रहे हैं? देखिए लक्ष्मण जी, लोकसभा और विधानसभा चुनाव दो अलग प्रक्रियाएं होती हैं। उनका नेचर अलग है, उनका ऑब्जेक्टिव अलग है, तो ऑफ कोर्स डिफरेंस रहता है। अब इंटरेस्टिंग ये होता है कि ये तीन राज्य उसी साल में चुनाव में जाते हैं जब लोकसभा होता है, तो एक टेंडेंसी रहती है एक्स्ट्रापोलेट करने की। लेकिन बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं उससे अग्री करता हूं कि तासीर बदली है काफी कुछ महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का चुनाव कोई एक चुनाव नहीं है, वो 5-6 राज्यों का चुनाव इकट्ठे हो रहा है, ऐसा मान के चलिए। तो विदर्भ में जैसे अभी आपने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है, आप मराठवाड़ा जाएंगे वहां पे एनसीपी भी है, शिवसेना भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। वेस्टर्न महाराष्ट्र जाएंगे वहां दोनों एनसीपी हैं। आप नॉर्थ महाराष्ट्र जाएंगे वहां शिवसेना है, कांग्रेस है, बीजेपी है। ठाणे कोंकण मुंबई जाएंगे वहां शिवसेना शिवसेना है, बीजेपी और कांग्रेस भी हैं थोड़ी बहुत संख्या में। तो महाराष्ट्र का जो ये जो चुनाव है, ये ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेटेड था इतने रीजन में। इस बार क्योंकि समीकरण पूरी तरीके से बदल गए हैं, और जो लोकल समीकरण है वो हमेशा असेंबली इलेक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। लोकसभा इलेक्शन में मैक्रो फैक्टर्स पे काम चल जाता है। लेकिन जब आप देखिए, ये एक टेंडेंसी है, सज्जन भाई से अग्री करेंगे, जितना निचले लेवल का इलेक्शन होगा उतनी स्क्रूटिनी ज्यादा होगी वोटर के मन में, क्योंकि वोटर को उस उतना ज्यादा इंटरेक्शन करना है उस रिप्रेजेंटेटिव से। तो एमपी के चुनाव में फिर भी चल जाता है कि चलिए मोटा नैरेटिव एक चल गया, लेकिन जब आपको अपने एमएलए, जिसको आमदार कहते हैं महाराष्ट्र में, या जो आपके सरपंच हैं, उनसे आपको ज्यादा डील करना है, तो वहां पर ये लोकल इक्वेशन, लोकल एंटी इनकम्बेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई कबार क्या होता है कि एक स्टेट वाइड लहर होती है, तो उस लहर में ये सब चीजें इतनी मायने नहीं रखती। लेकिन जैसा कि बात चर्चा भी हो भी रही थी, क्या एक सेंट्रल नैरेटिव है? देखिए नैरेटिव्स हैं, एक नैरेटिव नहीं। नैरेटिव्स क्या हैं? जैसे मुझे लगता है कि गद्दारी का मुद्दा वेस्टर्न महाराष्ट्र में अभी भी एनसीपीज के बीच में रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठाणे कोंकण में जो शिवसेना वर्सेस सेना होना था, जो गद्दारी का मुद्दा उठना था, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी पावर में हैं, क्योंकि उन्होंने काफी सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज भी काफी हैं इलेक्शन में डालने को, कहीं ना कहीं वो उसको मिटिगेट करने में सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे। कितना, कैसे, ये हम नहीं जानते, बट लोकसभा के बनिस्पत वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। और इस वजह से बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि आज की तारीख में महायुति में, जिन्हें एक कमजोर कड़ी माना जा रहा था आज से कुछ महीने पहले, एकनाथ शिंदे अब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है महायुति में आज की तारीख में। ये बात अजीत पवार जी के लिए नहीं कहा जा सकता। भाजपा कैसा परफॉर्म करेगी ये भी नहीं कहा जा सकता।
लेकिन भाजपा के पक्ष में एक चीज पॉजिटिव हुई है, आरएसएस का नेटवर्क एक्टिव हो गया है, जो लोकसभा में शायद इतना एक्टिव नहीं था। ये सज्जन भाई अगर विदर्भ में है तो ये ज्यादा अच्छा बताएंगे, और ये फैक्टर इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो नैरेटिव नहीं है, नैरेटिव्स है। मराठवाड़ा में जो मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा है उसके बारे में चर्चा होगी, नॉर्थ महाराष्ट्र में ट्राइबल एरिया है उसकी अलग मुद्दे होंगे, वहां अलग चर्चा होगी। लेकिन अंत में जो मैनेजमेंट जिसे अभी बोला गया, देखिए मैनेजमेंट में एक तो इंटेंट लगती है, समझदारी लगती है, और एक लगते हैं रिसोर्सेज। हमको ये बात भी माननी पड़ेगी कि अगर आपको 2-3 रिबेल्स को बिठाना है तो आपको उनको कहीं ना कहीं फिट करना पड़ेगा, तो उसमें तो महायुति को एज बिल्कुल है। यही ये सवाल बात लेकर मैं सही- जफर इस्लाम साहब के पास जाता हूं। जफर इस्लाम साहब, भाजपा में मैंने देखा कई सारे सीटों पे अच्छे खासे पुराने कद्दावर नेता थे भाजपा के, उन लोगों ने टिकट से नाराजगी, टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई और निर्दलीय खड़ा होने का ऐलान कर दिया, कई दूसरी पार्टी में जाने का ऐलान कर दिया। तो ये सब कितना बड़ा डैमेजिंग फैक्टर होगा आपके लिए? अगले 2-3 दिन में क्या आप लोगों की रणनीति होगी कि उनको किसी तरीके से मनाया जाए, उनको कोई वैकल्पिक उनकी व्यवस्था की जाए ताकि उनकी नाराजगी दूर हो सके? क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, जाहिर है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और उसका कोई भी कार्यकर्ता या लीडर अगर नाराजगी की वजह से अगर कहीं इंडिपेंडेंट खड़ा होता है तो जाहिर है कोशिश तो होती है लीडरशिप की कि उनको रैशनल, क्यों उनको टिकट नहीं दिया गया उसको रैशनली समझाया जाए और उनको इस बात को बताया जाए कि इसका कारण क्या था और उनका फॉरवर्ड क्या है। यह लीडरशिप बताती रहती है कि उनका भी फॉरवर्ड क्या, उनका आगे उनको कि कई लोगों को टिकट नहीं मिलता है लेकिन बड़ी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं और उनको उसकी जानकारी नहीं होती है। संगठन कुछ और सोच रहा है, पार्टी कुछ और सोच रही है, संगठन में कुछ और काम करना हो, तो ऐसी कई चीजें होती है जिसकी जानकारी कैंडिडेट को नहीं होती, इसलिए कि वो इमोशनल डिसीजन होता है और कई बार जो उनके जिससे इन्फ्लुएंस होते हैं आसपास के लोगों से, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा उन पर होता है। पार्टी उस वक्त थोड़ी देर के लिए सेकेंडरी होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है 2-3 दिन तो और जब टिकट वो अपना पर्चा वापस लेने का समय, वो उनको एक कहीं ना कहीं अंदाज हो जाता है कि ये गलत डिसीजन है और वो अक्सर वापस ले लेते हैं। अगर नहीं लेते हैं तो वो जाहिर है फिर जो अधिकृत कैंडिडेट है उसके हित में पार्टी जोरदार लड़ती है। लेकिन हमें लगता है कि हमारे यहाँ जो अगर 1-2 ऐसा केस है जिसका जिक्र आपने किया, वो हम उसको आराम से सुलझा लेंगे और उनको हमारे सीनियर लीडर हैं, उनको समझाने का काम हमारा है, हम लोग समझा भी लेंगे। और ऐसा होता है कई बार कि उनके एस्पिरेशन होते हैं, वो जमीन से जुड़े होते हैं। यही फर्क तो है कि देखिए जमीन में जब समर्पित होकर काम करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे ज्यादा नजदीक हूँ, लेकिन जब आप 3D व्यू देखते हैं, 360 व्यू जब देखते हैं, आपको उसका एनालिसिस करते हैं तो, और जब सीनियर लीडरशिप करती है तो देखती कई चीजें दिखती जो आपको नहीं दिखती है। और सीनियर लीडरशिप जब उस वक्त चयन करती किसी कैंडिडेट का तो बहुत सारे कारणों से चयन करती है, इसलिए वो जब उनको कारण पता चल जाते हैं तो खुद ब खुद वो पीछे हट जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि चाहे गोपाल शेट्टी हो, चाहे अतुल शाह हो, चाहे कोई भी और हो, ऐसा कोई भी हमारा लीडर जो अगर जल्दबाजी में ऐसे कोई फैसले लिए हैं तो उम्मीद पूरी है कि वो वापस जरूर ले लेंगे। और जो बिल्कुल आपने नाम सही लिया, गोपाल शेट्टी जैसे नाम जो लगातार 5 बार से चुनाव जीतते रहे, अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीतते रहे, लेकिन उनका टिकट काट दिया जाना उनके लिए भी आश्चर्य की बात थी। पहले लोकसभा का टिकट काटा गया, उसके बाद उन्हें लगा कि विधानसभा में टिकट मिलेगा, वो भी टिकट काट दिया गया। हाँ, ऐसे लक्ष्मण जी ऐसा नहीं है। देखिए हमारे यहाँ अगर आप इतिहास खंगाल के देखिए तो आप इस बात को पता चलेगा और आप इस बात की जानकारी होगी कि कई लोगों को यहाँ मुख्यमंत्री चीज से हटा दिया लेकिन उनको कई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, किसी को किसी चीज से हटा दिया लेकिन उनको कहीं बड़ा रोल दे दिया। अब आज छोड़िए छोटी सी बात, पिछले बार इतना हंगामा हुआ था विनोद तावड़े जी को टिकट नहीं मिला, विनोद तावड़े जी का। आज विनोद तावड़े जी देश के भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी, उसके जनरल सेक्रेटरी और वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, नॉट इन महाराष्ट्र बट पैन इंडिया बेसिस पे। तो वो पार्टी समझती है कि उनको उस वक्त टिकट नहीं दिया, लोगों का गलत गुमान जाता। लेकिन ऐसे बहुत केसेस में बता सकता हूं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दे सकता है जिनको टिकट नहीं दिया गया लेकिन उनको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संगठन में, बड़ी जिम्मेदारी दी। लेकिन मेरा सवाल इसलिए इस सवाल को लेकर मैं आपके पास आता हूं क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है,
एक ऐसा मुद्दा भावना शर्मा कि आपने हरियाणा देखा, बागी उम्मीदवार कितना डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चुनाव के नतीजों में, इसका सीधा सा अनुभव आप कांग्रेस ने हरियाणा में देखा था। तो आपके लिए भी वही चुनौती होने वाली है भावना जी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये पॉलिटिकल रियलिटी है कि इलेक्शन के टाइम पर किसी एक कई अच्छी सीटों पर जहां पर ज्यादा उम्मीदवार भी होते हैं, ज्यादा लोग इच्छुक होते हैं, उनमें से एक ही को टिकट मिलता है। और कई, क्योंकि चुनाव राजनीति ऐसी राजनीति 5 साल में एक बार आती है और एक बार ही मौका मिलता है, तो लोग जो दिल टूटता है फिर वहां जाकर इंडिपेंडेंट का फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आहत हुए होते हैं। उनको संभालना, उनको कितने अच्छे से पार्टी संभालती है। देखिए, अभी समय है फॉर्म लेने की, अंतिम तारीख तक। उसके लिए पार्टी की सारी लीडरशिप, कांग्रेस की बड़ी बड़े नेतृत्व, जैसे मुंबई में अशोक गहलोत साहब, विदर्भ में भूपेश बघेल साहब, हमारे बड़े बड़े लीडर्स उसमें लगे हुए हैं। तो जहां भी महाविकास आघाड़ी के किसी भी कैंडिडेट के सामने अगर बागी खड़े हैं, तो उनको मनाने का, उनको संभालने का ये काम हमारी पार्टी की लीडरशिप ने कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर्स को महाराष्ट्र में भेजा है। और उसकी पूरी जो कार्य पद्धति है, वो अगले आप 3-4 दिन में आप देखेंगे। और ये चीज हमने लगातार इस बार महाराष्ट्र में आप कांग्रेस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखेंगे, क्योंकि ये जो विद्रोहियों का मैनेजमेंट है, ये सबसे बड़ा चीज रहता है कि किसी भी पार्टी की विजय के ऊपर उनको किस तरह से आनंद दुबे जी, मैं आपके पास आनंद दुबे जी, मैं बेसिकली आपके पास आना चाहता हूं एक सवाल को लेकर के लक्ष्मण जी कि एक परसेप्शन। हाँ बताएं लक्ष्मण जी, एक छोटा सा पॉइंट इसमें जोड़ूंगा। कांग्रेस के एक बीट रिपोर्टर हैं, कांग्रेस के एक बीट रिपोर्टर हैं, उन्होंने नोट किया है कि ये एक ऐसा लेसन है जो कांग्रेस ने महाराष्ट्र में बीजेपी से, हरियाणा से सीखा है कि अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े लीडर्स को स्टेशन करना। जैसे कि हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान, जिनका कोई जिक्र नहीं है आज की तारीख में, वो स्टेशन होके वहां जमीन पे काम कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक लेसन है जो कांग्रेस ने लिया है कि टैक्टिकल मैनेजमेंट के लिए उन्होंने अपने बड़े बड़े लीडर्स को एरियाज असाइन किए हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो मुझे लगता है ये बात छोटी नहीं है। ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आमतौर पे ये आरोप लगता है, हम लोग भी ने कई बार अनुभव किया कि गलती से सीखने में थोड़ी सी देरी हो जाती है कांग्रेस की तरफ, लेकिन अच्छी बात है कांग्रेस ने सीखना शुरू किया। आनंद दुबे जी, आपके लिए एक चैलेंज मुझे ये दिख रहा है, चूंकि एक परसेप्शन बना था कि असली से ना नकली से ना। हाँ, कुछ भावना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि ये मैनेजमेंट है महाराष्ट्र में, कांग्रेस की कमिटमेंट और उनका मैनेजमेंट है जो इस तरह का निर्णय हमने लिया है। और बहुत अच्छे से ये सभी लीडर्स ऑलरेडी ग्राउंड पर, आज नॉमिनेशन के आखिरी दिन से कई दिन पहले से लोग ग्राउंड पर हैं। गहलोत साहब ग्राउंड पर है, भूपेश बघेल ग्राउंड पर है और जी परमेश्वरा ग्राउंड पर है। सभी बड़े बड़े लीडर्स ग्राउंड पर ऑलरेडी हैं, काम कर रहे हैं। और जहां भी बागी है, जो नाराज कार्यकर्ता है, जो नाराज इच्छुक कैंडिडेट है, उन लोगों को भी मनाने का काम बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। जफर इस्लाम साहब, ये तो आपकी टेक्निक यहाँ पे कांग्रेस भी अपनाना शुरू कर दी है। अरे भाई, ओरिजिनल और डुप्लीकेट में तो फर्क होता है ना। आप चाइना में यदि नकली घड़ी लगेगा ओरिजिनल जैसा, लेकिन उस 2 दिन में खत्म। तो ये इनको समझना पड़ेगा कि कॉपी कैट करने से जमीन में वो इम्पैक्ट नहीं आता है। कुछ अपनी सोच रखिए, कुछ अपने स्ट्रेटेजिक मूव कीजिए, शायद उसका ज्यादा फायदा होगा। हमारा कॉपी कैट करना चाह रही है भावना, आपको जवाब देना चाह रही है। इसमें कोई मैं उनकी भावनाओं से मैं कोई भावनाओं से खेल नहीं रहा भाई कांग्रेस की। मैं तो सिर्फ भावना जी को बता रहा हूँ हकीकत। जफर भाई, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, आप लोगों ने कांग्रेस की कई नीतियों को अपनी उसमें अडॉप्ट किया। आपने खुद महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, जो हमारी स्कीम थी महालक्ष्मी योजना कर्नाटक में, उसका डुप्लीकेट आपने महाराष्ट्र में लाया, और वो भी चुनाव के 3 महीना पहले लाया, ताकि महिलाओं को महंगाई की मार से आप कुछ ना कुछ रिश्वत दे सकें चुनाव से पहले। पर महाराष्ट्र में आप लोगों की जो डुप्लीकेट पॉलिसीज हैं वो एक्सपोज हो चुकी हैं। और डुप्लीकेशन की बात तो आप कीजिए मत, क्योंकि डुप्लीकेट कौन
कौन है और असली कौन है, नकली कौन है, ये तो जनता फैसला करने जा रही है। महाराष्ट्र की जनता जवाब देगी कि कौन असली है कौन नकली। ठीक है, इस पे हम लोग रिजल्ट तक का इंतजार करेंगे, देखेंगे महाराष्ट्र की जनता क्या फैसला लेती है। आनंद दुबे के पास मैं आना चाहता हूं, बहुत समय से मैं आना चाह रहा था आनंद दुबे जी के। आनंद दुबे जी, एक आम परसेप्शन ये बन रहा है कि असली सेना नकली सेना वाली बात अब लगभग खत्म हो रही है और शिंदे गुट जो है, या कहें कि शिंदे की शिवसेना जो है वो काफ़ी तेज़ी से अपने आप को इम्प्रूव किया है। यहाँ तक कि महायुति के भीतर भी ऐसा एक था कि भाजपा तो सिर्फ एक रिमोट के तौर पर रखेगी शिंदे को और खुद सत्ता हाथ में रखेंगे, वहाँ भी शिंदे काफ़ी मजबूती से उभर कर आए हैं। लोकसभा चुनाव में उनके काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस रहे, स्ट्राइक रेट यहाँ तक कि भाजपा से बेहतर रहे। ऐसे में आप लोग क्या रणनीति अपना रहे हैं कि आपसे टूटकर जो शिवसेना गई थी उनके उम्मीदवार और आपके उम्मीदवार के बीच जब मुकाबला होगा तो वोटर किधर जाएगा? क्योंकि ऐसे हालात में तो ये माना जा सकता है कि वोटर उनकी तरफ ज़्यादा जाएगा। देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने कह दिया कि भैया असली शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे की है, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर कमान है और उनका नाम शिवसेना है। हम एक नया नाम मिला, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना। हम एक नया चुनाव चिन्ह मिला, मशाल। तो उस पर फिर शायरी भी बन गई कि नया नाम है, नया चिन्ह है, अंदाज वही पुराना है और महाराष्ट्र की जनता ने तय कर दिया है कि महायुति की सरकार को भगाना है। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो हम नया नाम नया चिन्ह लेकर आए, 9 सीटें हमने जीती, 1 सीट पर मात्र 48 वोटों से जबरदस्ती हमको हरा दिया गया। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हो गए और गांव-गांव तक जब हमने मशाल का चिन्ह पहुंचा दिया, अपना नाम पहुंचा दिया, इसको 3-4 महीने का समय बीत चुका है। अब जब नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो गांव-गांव के बच्चे को, बुजुर्ग को, माताओं को, बहनों को, युवाओं को, सबको पता चल गया कि जो शिवसेना पार्टी है उद्धव बाला साहब ठाकरे जी वाली, उसका निशान है मशाल, जो करने वाली है कमाल। हो जाएगा धमाल, जीत होगी विशाल और 23 नवंबर को उड़ेगा गुलाल। ये सब देख के विरोधी हो जाएंगे बेहाल, फिलहाल महाराष्ट्र बन जाएगा खुशहाल। तो लोग अब जान चुके हैं कि असली कौन है, नकली कौन है। उनके पास धन बल होगा, उनके पास पैसा होगा, उनके पास और दुराचार करने की शक्ति होगी, लेकिन हमारे पास कौन है? हमारे पास गरीब है, किसान है, नौजवान है और माताएं बहनें। सबको पता है कि अगर किसानों की आय दुगनी करनी है तो उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को लाना है। सबको पता है कि महाराष्ट्र के नौजवानों को नौकरियां देनी है तो महायुति नहीं, महाविकास को लाना है। नहीं तो टाटा एयरबस की तरह वो भी रोजगार दूसरे राज्य चला जाएगा और लाखों युवक वंचित रह जाएंगे। सबको पता है कि जो माताओं बहनों की शक्ति कानून की जो सुरक्षा का कानून है वो दिल्ली में पेंडिंग पड़ा है, अगर ये महाविकास आ जाएगी तो उसे ले आएगी। सबको पता है कि जो गरीब व्यक्ति की आय बहुत घट गई है, जो रसोई गैस बिगड़ गया है, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, अगर उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की नेतृत्व की महाविकास आती है तो लाभ मिलेगा। तो अब असली लड़ाई होगी। अब तक जो लड़ाई हुई वो मोदी साहब के चेहरे पर हुई। अगर नरेंद्र मोदी जी के इतने भारी भरकम चेहरे पर भी 48 में से केवल 17 सीटें ही महायुति को मिली तो सोच लीजिए कि जब महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे हैं और जहां पर सबसे लोकप्रिय चेहरा उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का है, शरद पवार जी का है और कांग्रेस के नाना पटोले जी, पृथ्वीराज चौहान और बाला साहब थोरात का है, तो लोग पहले उसको पसंद करेंगे, न कि पार्टियां तोड़ने वाले, फोड़ने वाले, सरकार गिराने वाले देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे और आनंद दुबे जी ने तो बहुत सारे मुद्दे गिना दिए जिन मुद्दों के दम पर वो जनता के बीच जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे। अब ऐसे में इनका काट क्या होगा भारतीय जनता पार्टी के पास, महायुति के पास, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी यहाँ भी होने वाला है। इसका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके पास आऊँ, कहीं जाइएगा नहीं।